जो बयान जस्टिस गोगोई ने दिया है और वो एक राज्यसभा के सांसद के रूप में दिया गया था, वो बयान एक राजनीतिक बयान है। इस तरह के राजनीतिक बयान भाजपा के अन्य लोग भी, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट और भी बाकी लोग देते रहे हैं। भाजपा के जो पुराने कार्यकाल में आडवाणी जी के समय जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी संविधान में कुछ दोबारा से बनाने की बात हुई थी। तो संविधान एक ऐसी चीज है जिस पर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो अभी की जो सरकार है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहती है। ये बात तो सच है। अब वो कैसे किया जाए, उसका माहौल कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए, इसलिए बीच बीच में कुछ बयानात आते रहते हैं और उसी बयानात की एक कड़ी है। इतने दिनों के बाद वो 2 साल में पहली बार बोले तो कुछ ऐसा बोले जिससे उनके राजनीतिक जो भी जिस दल से वो आते हैं, जिन्होंने उनको वहां बनाया है, उसको थोड़ा खुश कर सके। मैं उनका जो पहले का जो बयान था, जो उन्होंने रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में दिया या अन्य जजमेंट्स में जो लिखा है, वो सही है। कोई भी व्यक्ति भारत की न्यायिक व्यवस्था से थोड़ा भी जुड़ा हो, चाहे एक मामूली वकील हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है भारत के सर्वाइवल के लिए, संविधान की रक्षा के लिए। अभी दिनेश सर ने काफी बताया कौन कौन से केसेस हैं, वो सारे केसेस हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारी जो राय है, वो शुरू में नहीं थी। जब संविधान बना था तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होगा। शुरू के जो 2 केसेस थे, जैसे सज्जन प्रसाद का था, एक और किसी का था, क्या तो नाम है उसका, ये दोनों केसेस में तो एकदम सीधे कहा गया था। सज्जन सिंह का, शंकरी प्रसाद का केस था, सज्जन सिंह का था। ये 2 केस 1951 है, 1965 में आए थे। उसमें साफ कह दिया गया था कि संविधान क्या संशोधन का पूरा पावर पार्लियामेंट को है। बाद में 67 में गोलकनाथ केस में बोला गया कि पावर नहीं है, फिर 73 में कहा गया कि पावर है लेकिन लिमिटेड है और बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी प्रोपाउंड किया गया। बाद में उस थ्योरी में उस समय 7-8 थ्योरी कुछ बताए गए थे। टोटल बेसिक स्ट्रक्चर 7-8 होंगे, जैसे फेडरलिज्म है और डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई थी। सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सारी चीजें बाद में सब्सिक्वेंट जो जजमेंट्स में मिनर्वा मिल केस में या वामन राव केस में, इवन इंदिरा सोनी केस में, एस आर बुमाई केस में, इन सब केसेस में कुछ ना कुछ ऐड होते रहे हैं। वो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है 15-16 की, लेकिन ये सारी चीज इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर। ये एक दिन का प्रयत्न नहीं है। मैं कहूंगा कि 1973 से और उसके बाद ये 2023 में, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई समारोह भी हुआ था 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, केशवानंद भारती के, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो मतलब ये एक अचीवमेंट है, ये क्यूमुलेटिव अचीवमेंट है भारत की जुडिशरी का। और इस चीज को ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने बोल दिया, बाद में उसको चुनौती दे दी गई या कम हो गया, वो चीज ऐड होती रही। मतलब जो पहले मात्र 7-8 इश्यूज को, फीचर्स को स्ट्रक्चर माना गया था, बेसिक स्ट्रक्चर, बाद में आज की तारीख में 14-15 है, इसकी लिस्ट हमारे सामने है जो बताई जा सकती है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ आपके शो पे कि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये भारत में पहली बार इस 65 में, सर एमपी सिंह सर शायद मुझे करेक्ट करें यहाँ पर, एक जर्मन प्रोफेसर होते थे, उनका नाम था कोनार्ड, प्रोफेसर कोनार्ड, डैटचिट कोनार्ड। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पहली बार, ये पूरे विश्व के पटल में ये पहली बार चीज आई थी। उस आर्टिकल का नाम था इम्प्लाइड लिमिटेशन ऑफ द अमेंडिंग पावर। ये हिडेनबर्ग नहीं, हिडबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में प्रोफेसर थे, लॉ के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े थे। हाइडेलबर्ग, हाँ मुझे प्रोनाउंसिएशन गलती हो रहा है, वहां के प्रोफेसर थे। और ये पहली बार उनके उस आर्टिकल पर ये चर्चा पूरे विश्व में हुई कि क्या जो लेजिस्लेचर है उसको उस पर भी कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। वो 1965 में भारत आए थे और बीएचयू में उनका भाषण हुआ था। बीएचयू में उनका एक स्पेशल भाषण हुआ था जिनमें उन्होंने उस समय के जो भी लॉ फैकल्टी के लोग रहे होंगे या विद्यार्थी रहे होंगे, जजेस रहे होंगे, उस वक्त उन्होंने ये चीज बताई थी। उसके बाद 1965 के बाद से धीरे धीरे ये उसमें जो इम्प्लाइड लिमिटेशन वाली बात, जिसको बाद में बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इम्प्लाइड लिमिटेशन की बातें भारत में चलनी शुरू हुई। उसका एक नतीजा ये था कि 67 के गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई फंडामेंटल राइट को प्रोगेट कर ही नहीं सकते हैं, आपका कोई राइट नहीं है, आप इस तरह संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें पहले जब हमारे पास नहीं थी, हम समझते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने संविधान दिया, उसको सारा पावर है, उससे बड़ा हम कुछ नहीं मानते थे। 65 के बाद ये एक जर्मन ओरिजिन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर का, ये मैं कहना चाहता हूँ।
और वो चीज यहाँ पर भी रही और आगे चल के अन्य देशों में भी गई है। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि क्यों जर्मनी में ये चीज, वहां के जर्मन प्रोफेसर ने इसको सबसे पहले बात प्रपोज किया कि जो जर्मनी का इतिहास है कि जब वहां पर वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके थ्रू नाजी जर्मनी सत्ता में आई, हिटलर सत्ता में आए। सत्ता में आने के एक साल या कुछ महीने के अंदर में उन्होंने एक संविधान में संशोधन कर दिया जिसका नाम इनेबलिंग एक्ट है। 1933 में इनेबलिंग एक्ट में उन्होंने इस तरह का संशोधन कर दिया, क्योंकि उस समय कोई इस तरह के रिस्ट्रिक्शन किसी लेजिस्लेचर को होगा संविधान संशोधन में, ऐसी कोई परिकल्पना ही नहीं थी। उस संशोधन करके उन्होंने अपने पर ऐसे अधिकार ले लिए कि मंत्रिमंडल जो है कोई भी कानून बना सकती है बगैर पार्लियामेंट के एक्सटेंट के, बड़े पार्लियामेंट के अप्रूवल के। इस तरह के कानून उन्होंने बना दिए और एक तरह से जो हिटलर शाही जो शुरू हुई है, नाजी शासन जो शुरू हुआ है, इनेबलिंग एक्ट के बाद हुआ। और उस इनेबलिंग एक्ट के पास होने के पीछे भी कहानी है कि उसमें 81 कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, उनको पहले नजरबंद कर लिया गया, सोशल डेमोक्रेट्स थे, उनको नजरबंद कर लिया गया। ये सब कुछ करके उन्होंने इस तरह का एक्ट पास करा दिया। उस समय की वहां की जो जुडिशरी थी, वो जुडिशरी उस वक्त उसको ऑब्जेक्ट कर सकती थी, उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। वो ये समझ रहे थे, वो अपने आप को स्टेट एम्प्लॉय समझते थे कि ठीक है वो सरकार है, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो तो बेसिकली इनके डिफरेंट आइडियाज हैं, ये रिवोल्यूशन है। किसी एक तरह से उसको जस्टिफाई कर दिया और जो जस्टिफाई किया उसके बाद से उसका जो अंत था, उसका जो असर हुआ पूरे विश्व में झेला। ठीक उसी तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि जुडिशरी कभी इस तरह का कुछ कर बैठता है जिसके परिणाम, दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं उस देश के लिए। मैं पाकिस्तान का एग्जांपल देना चाहूंगा। पाकिस्तान में 1954 में मोहम्मद मुनीर हुआ करते थे चीफ जस्टिस। उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक मुकदमा आया था जिसमें वहां के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने वहां की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। और वो मामला जब उनके पास आया तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को प्रोपाउंड किया कि आवश्यकता है, हो सकता है गलत हो लेकिन आवश्यकता है। तो आवश्यकता के कारण उस वक्त उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया कि एक चुनी हुई सरकार या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सरकार जब जो बनी थी उसको प्रेसिडेंट जो है वहां का भंग कर सकता है। उसी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का फायदा लेके आने वाले 50 साल तक, उससे भी ज्यादा समय तक, पाकिस्तान के डिफरेंट प्रेसिडेंट्स वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करते रहे, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। मोहम्मद मुनीर बाद में बहुत पछताए, उनके बहुत इंटरव्यूज हैं, उन्होंने माशाल्लाह काफी लंबी जिंदगी जी, करीब 80-90 साल तक जिंदा रहे। उन्होंने बहुत जगह बाद में बोला कि आज पाकिस्तान की जो दुर्गति हुई है उसकी पीछे एक जस्टिस जिम्मेवार है जिसने वो डॉक्टर आती है। तो अब सवाल ये है कि जुडिशरी की अपनी जिम्मेवारी होती है, अगर वो जिम्मेवारी से फिसलेगा तो राष्ट्र को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जस्टिस गोगोई जो बोल गए राज्यसभा सांसद की तरह, ये बोलना उनके तमाम, उनकी जो पूरी जो उनका जो पूरी जो प्रयास उनका रहा है, जो उनका पूरा करियर रहा है, एज ए लॉयर रहा होगा, एज ए जूरिस्ट रहा होगा, उस पर वो पानी फेर रहे हैं। ये कहीं से नहीं हो। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, कपिल सिब्बल ने उनके बारे में मेंशन भी किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने में। उन्होंने साफ मुकर रखे कि भाई अब तो वो मेरा कलीग भी नहीं है, वो अपना राज्यसभा में है, उसकी चर्चा यहाँ होने की आवश्यकता नहीं है। अब वो पूरे समुदाय में जो जस्टिस हैं, जो लीगल समुदाय है, उसमें डिसोन किए जाएंगे। वो एक पार्टी को खुश करने के लिए, क्योंकि पार्टी ऐसा सोचते हैं, आप भी ऐसे सोचने लगिए, ये तो एक मानसिक गुलामी है। आज उन्होंने अपने एक मानसिक गुलामी का परिचय दिया है और मुझे पता है कि वो अकेले उन्होंने ऐसा किया है, वो पहले लोग हैं शायद चीफ जस्टिस हैं जो राज्यसभा के मेंबर बने हैं। इवन उस जमाने में जो जर्मनी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो बाद में नाजी पार्टी में शामिल भी हुए, बाद में पछताए भी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, मुझे याद है उनका नाम। तो ऐसा होता है, आदमी किसी कारण से कुछ इस तरह का बयान दे देता है, उससे उसकी पूरी कीर्ति धूमिल हो जाती है। आज के बयान से उनकी कीर्ति धूमिल हुई है। होना तो कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो रहेगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। इसमें नहीं तो कम से कम 50-100 सुप्रीम कोर्ट जजेस का विजडम लगा हुआ है और हजारों लॉयर्स का। ऐसा थोड़ी होता है कि एक आदमी बयान दे देगा और पूरा चीज रिव्यू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी कीर्ति धूमिल की। जिन हालातों में संविधान की रचना हुई वो हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, क्योंकि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था, देश बहुत विकट परिस्थितियों से भी गुजर रहा था। और जो संविधान सभा में जो लोग आए थे
वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको प्रिंसली एस्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा था। मोटा-मोटी जो उस वक़्त में जो भी लोग पढ़े लिखे थे, जिनका अनुभव था प्रशासन में या पहले कभी देश की व्यवस्था में किसी भी तरह से वो अगर शामिल थे, तो वो सारे लोग मिल गए। बेसिकली वो नॉमिनेटेड लोग थे। मैं उनकी क्षमता पर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन विकट परिस्थितियों में ये संविधान का निर्माण हुआ। ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप भारत का इतिहास देख लीजिए 1946 से लेके 1950 के बीच में कितनी चीजें हुई हैं। वो सारी चीजें जो भी है, भारत को लड़ाइयां लड़नी पड़ी, महात्मा गांधी की हत्या हो गई, इतने दंगे हुए, विभाजन हुआ, बहुत सारे कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए, बहुत सारी चीजें, देश बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। संविधान को लागू करने की आवश्यकता थी, क्योंकि देश में कानून नहीं था। कब तक वो पुराना 35 का कानून चलता था। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है, जो कि कहना उचित है या नहीं मैं समझ रहा है, काफी इस संविधान में कट एंड पेस्ट है। विश्व में जितने संविधान थे उस वक्त, लिखित संविधान थे या कन्वेंशन थे, सबका कुछ ना कुछ उठा कर लाए। आज मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारत के संविधान की कोई एक पार्ट या कोई एक चैप्टर या कोई भी चीज आप मेरे से चर्चा कीजिए या किसी भी से चर्चा कीजिए, वो बता देगा कि वो किस देश से लिया गया है। पूरा का पूरा संविधान जो है बहुत देशों के संविधान की विशेषताओं का एक संग्रह है, और ये गुड फेथ में बनाया गया था। जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो ले ली गई थी पूरी दुनिया से उठा के। ये हुआ था कि आने वाले समय में उस साहब ने कहा कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, जो बाद में पार्लियामेंट को वो कंस्टिट्यूएंट पावर मिल गया था, पार्लियामेंट इन हितों की रक्षा करेगी। जब पार्लियामेंट पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी संविधान को बचा कर रखने की। अब क्या हुआ कि वो पार्लियामेंट 1951 से लेके आज की तारीख में 2023 में पार्लियामेंट भी सिवाय एक अंगूठा छाप के, एक वोटर के कुछ नहीं रहा, या हाथ उठाने के कुछ नहीं रहा। इस चीज की परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी कि एक ऐसा देश आएगा जबकि मतलब 2 दिन के अंदर में 10 नए बिल पास हो जाएंगे, कोई बहस नहीं होगी, घंटों भर में ये पास हो जाएगा, 2 दिन में आर्टिकल 370 चेंज हो जाएगा। इतनी चीजों की परिकल्पना नहीं की थी। और स्थिति क्या हुई है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी जो है उन्होंने भी एक तरह से संविधान पर कब्जा जो है वो कम हो गई है। वो इतनी कम हो गई है जिसका एक लक्षण आपने आज देखा जस्टिस गोगोई के बयान पर, कि अब पार्टियां जो है वो अपने लोगों को व्हिप जारी करती हैं। मैं तो बोलता हूं कि व्हिप जो है वो फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि बोलने की आजादी के खिलाफ है। क्या ये व्हिप जारी किया जाएगा? ये तो कभी संविधान के निर्माताओं ने इस तरह का कोई प्रावधान तो नहीं रखा था। एक जमाना था जब जो सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर बहस होती थी, आज वो बहस नहीं हो रही है। तो अब जब बहस हो ही नहीं रही है, कानून जो बनाया जाता है, जो ब्यूरोक्रेट्स कानून बनाते हैं, उस पर एक मंत्री की मोहर लग जाती है, 1-2 लोग देखते हैं, कानून पास हो जाता है। तो अब स्थिति क्या रह गई है कि जब कानून का स्तर इस तरह का है, जो बन जाता है बगैर कंसल्टेशन के, जैसे आपने फार्मर्स एक्ट की बात की, उसको फिर वापस लेना पड़ता है। तो कानून का स्तर जब इतना खराब है, तो उस समय जुडिशरी की जिम्मेवारी ज्यादा है। इसलिए जुडिशरी से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी को ये अब संविधान बचाने की जिम्मेवारी है, वो काम करने की जिम्मेवारी है जो कि माननीय सांसदों का था। माननीय सांसदों को ये सारे कानून बन रहे हैं, उनका सूक्ष्म अध्ययन करना था। वो सूक्ष्म अध्ययन नहीं हो रहा है। कोई सेलेक्ट कमेटी में कोई मैटर नहीं भेजा जा रहा है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो उस स्थिति में किसी भी पूर्व जज के लिए इस तरह का बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अब देश इस तरह के बयानों को अब ज्यादा नहीं झेल सकता, क्योंकि अब इतनी गलतियां हो रही हैं, हर दिन हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पर इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं। अब उसको कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में लेनी पड़ रही है। मणिपुर का हालात देखिए, कोर्ट्स जो है अब एग्जीक्यूटिव पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करेगा? ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता होगी कोरोना में, तो ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहीं पर वो दंगे हो रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इस एक किसी पहलवान ने के साथ छेड़खानी हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कितना करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह है, वो तो 2 कारण से है, या तो लेजिस्लेचर की आवश्यकता है कि कानून बनने के पहले उस पर जितना ध्यान हम देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का टोटल फेलियर है। अदरवाइज इतने ज्यादा क्यों मुकदमे हैं? सबसे ज्यादा जो लिटिगेंट जो है तो वो सरकार होती है।
अभी हाल में एक किसी सुप्रीम कोर्ट किसी चर्चा में या किसी जजमेंट में आया है कि अपील न करें, हर मुकदमे के खिलाफ सरकार अपील भी चली जाती है। उससे क्या होता है, वर्कलोड बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस जो है, जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो डिले होंगे, यही हो रहा है। तो मेरा इस स्थिति में आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेवारी का वहन करने में ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और उस वहन करने के लिए उन पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। सरकार के द्वारा, पार्टियों के द्वारा उन पर नए नए उनके सामने प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रॉब्लम लेके लोग जा रहा है। उस वक्त में किसी पूर्व जज के और पूर्व मुख्य न्यायाधीश के इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।